Hello guys, welcome to the SkyTech Point. So today we are going to start a new topic related to the Hindi grammar. So ये हमारा टॉपिक वर्ण है. So आज हम इसको स्टार्ट करते हैं. So वर्ण क्या होता है? ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह को बोलते हैं. ठीक है. और भाषा की अगर लघुत्तम इकाई की बात की जाए तो वर्ण या फिर ध्वनि आप दोनों में से कुछ एक बोल सकते हैं. और इन्होंने कहा कि अगर ध्वनि नहीं होगी तो हम वर्ण ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते. अब इसके बारे में बहुत ही हम डीपली इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ध्वनि के बिना भाषा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते. ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं? चिन्ह या फिर वर्ण बोल सकते हैं. और लघुत्तम वॉक ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं. अगर नॉर्मली अगर आपको ध्यान हो, आप हम जो है क इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ध्वनि का लोप हो जाए ना तो हम इसका उच्चारण भी नहीं कर सकते. क्यों? रीज़न क्या है यहाँ पर हमारे पास कि आपके पास अगर हम क लिखते हैं ना तो क का जो अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो वो क्या होगा? क प्लस अ होगा. ठीक है. सो ये जो ध्वनि है वो इसके साथ मिलकर हमारे पास एक पूरा जो क वर्ण हमारे पास आता है. अदरवाइज इसके बिना हम क्या कर सकते हैं? इसका उच्चारण नहीं कर पाते. सो जैसे कि आप देख रहे हो क वर्ण जो है इसका उच्चारण संभव नहीं है. जो ये वाला क हमने लिखा है, ठीक है, ये अधूरा वर्ण है. अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो क ये पूरा है क्योंकि इसका हम उच्चारण कर सकते हैं. अब हम बात करें कुछ जो डेफिनेशन है किशोरीदास वाजपेयी की, तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. अक्षर की बात करें तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही श्वास में हो जाए, जैसे पानी, हमने फटाफट बोल दिया पानी. और अगर हम इनका संधि विच्छेद करें तो पा प्लस नी यानी दो ध्वनियों से मिलकर बना था. ठीक है. और अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है? प आ न ई. अब ये हमारा इसका टोटली संधि विच्छेद है. अगर ध्यान हो तो कई बार ये छोटी क्लासेस में भी हमें दिखने को मिलता है. ये 4 वर्ण से मिलकर बना है. ठीक है. उसके बाद है अक्षर. अक्षर आ प्लस शर यानी वह ध्वनि जिसका श्रय नहीं होता. साधारण शब्दों में अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए. शुद्धता के लिए उस ध्वनि का और विघटन असंभव हो. और अक्षर में एक वर्ण भी हो सकता है, एक सिंपल वर्ण भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं. जैसे हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है? जैसे ये चीज़ हमारे पास पढ़े, ब हो गया, प हो गया, ई हो गया. तो ये हमारे पास अक्षर है. अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? ब के पैर में इस तरह से हलन डालना है प्लस अ. प के पैर में हलन डालना है प्लस में इस तरह से. तो इस तरह से हम इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं. ठीक है. और अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं. यानी टोटल वर्ण कितने हो गए हमारे पास? 44. लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इस तरह से होगा कि व्यवहारिक दृष्टि से वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो वो 54 है. कैसे है अब उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. पहले तो स्वर जो 11 है वो हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं. ठीक है. जो ओ होता है इसको आगत स्वर बोलते हैं और इसका ज़्यादातर इंग्लिश के शब्दों को लिखने में यूज़ करते हैं. जैसे कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं. और अब ये जो आगत स्वर था वो और पीछे हमारे पास 11 स्वर थे, मिलकर कितने हो गए? टोटल 12 स्वर हो गए. 33 व्यंजन हो गए. 4 हमारे पास संयुक्त स्वर है. ये वाले संयुक्त स्वर है, ध्यान रखना. एक पेपर में कई बार पूछा जा सकता है कि कुछ इनमें से कोई एक दे देंगे और पूछ लेंगे कि आप में से कि ये चीज़ है या ये है, ऊ है या क है, इनमें से संयुक्त आपका जो है व्यंजन कौन सा है. तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा है. ठीक है. इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 5 विदेशी ध्वनियाँ भी है. ये भी बिल्कुल ध्यान रखनी है, पेपर में बहुत बार इसके बारे में पूछा जा सकता है. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी वर्णमाला की एकरूपता एवं निश्चितता के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है. हिंदी में कुल वर्णों की जो कुल संख्या अगर देखें तो वो 44 है. जैसे कि हमने अभी 12 स्वर जो पढ़ लिए जिसमें आगत स्वर भी एक है जो सिचुएशन के हिसाब से इसका यूज़ होता है.
और अंग हमारे पास अनुस्वार और अनुनासिक है। ये ना तो स्वर है ना व्यंजन, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो व्यंजन है जो, या फिर कौन सा ऐसा अक्षर है जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है। तो आपको इसके बारे में अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सो इस तरह से हमारे पास जो है टोटल हमारे पास रिलेटेड क्या हो गया कि जो हमारे पास पीछे 12 थे और ये 2 मिल गए, कितने हो गए 14 और 33 व्यंजन थे, मतलब 47 हो गए। और 4 हमारे पास संयुक्त हो गए और 5 हमारे पास विदेशी ध्वनियाँ, तो टोटल हो गई हमारे पास 56 हो चुकी है यहाँ पर। चलिए आगे हम इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिगु व्यंजन। दिगु व्यंजन में क्या होता है, ये वर्ड्स आते हैं, ये 2 एक्स्ट्रा हैं, ये सिर्फ हम इसका इस्तेमाल करने के लिए इनका यूज़ होता है, यानी हमारे पास टोटल हो गए 58। सो ये हमारे पास व्यंजन दे रखे हैं, ठीक है। सो व्यंजन को ध्यान से इसको देखिए आप। हमारे पास ये जो है क वर्ग, च, ट, त और प, ये हमारे पास 25 है। और फिर ये तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा, एक यर, ल और स और है, ये हमारे पास 8 है, यानी टोटल हमारे पास कितने हो गए 33 हो गए। सो अगर हम देखें तो हमारे पास 42 व्यंजन है, जिसमें 33 तो मूल व्यंजन है, 4 संयुक्त है और 5 कितने हैं विदेशी ध्वनियाँ हैं। सो इस तरह से हमारे पास ये मिलकर कितने हो गए, देखो 42 ये और 12 स्वर, मतलब 54 वर्ण हो चुके हैं। तो ये हमारे पास टोटल ओवरऑल ये हमारे पास आ रही थी हिस्ट्री स्वर और व्यंजन की। तो अब हम बात करते हैं स्वर के भेद। सो स्वर के भेद क्या है, पहला है हर्ष स्वर, यानी हम शॉर्ट वॉवल्स बोल सकते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे या जिसको केवल एक ही मात्रा हो, जैसे अ, ई, उ और ऋषि। ऋषि का ये क्या लिखित रूप होता है, कई बार इसको हम काउंट भी नहीं करते। दीर्घ स्वर में क्या होता है, 2 मात्राएं हो या 2 समान स्वरों के योग से बना हो, आ, ई, उ, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसी तरह से हमारे पास क्या है, संयुक्त स्वर हो गए, जो मतलब 2 स्वरों से मिलकर बने, जैसे ए है, अब आ और ई से बना है, ए आ और ए से बना है। इस तरह से इनको ध्यान रखने, कई बार ये हमारे पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जिसको मूल स्वर भी कहते हैं, जो हमारे पास क्या है अ, ई, उ और ऋषि। संयुक्त स्वर 2 विभिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, ठीक है। अब स्वर के बारे में डेफिनेशन करें तो वो ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर बिना किसी रुकावट के मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, या फिर एक अगर हम बात करें कि जीभ या होठ परस्पर कभी स्पर्श नहीं करते, वायु कहीं घर्षण नहीं होता, अबाध गति से मुख विवृत से निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आप कोई भी स्वर बोल के देखो, आपका कभी भी वो होता है, आपका क्या होगा, होठ आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है। सो इनको आप बोल के उच्चारण करके आप देख सकते हो कि इनको उ, आ, कुछ भी आप वर्ड्स बोलो, आपके कभी भी होंठ मिलेंगे नहीं आपस से, ठीक है। अब स्वरों का वर्गीकरण, सो इसको हम आगे कल कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, इससे अगर आपको रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 7988166112, और इस पर आप हमें सिर्फ व्हाट्सअप ही कीजिए। व्हाट्सअप पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। सो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।